हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आप सबको राम राम। तो अपना कल गाइस 20 डेज़ का चैलेंज पूरा हुआ था, तो हमने एक दिन का ब्रेक लिया था। तो अभी गाइस हम ला चुके अपना RS का डिटेल ओनरशिप रिव्यू, जो अपना 50,000 वाला समझ लो वो था वो। तो मैंने आपको खाली ब्रीफ में बताया था, अभी आपको सब डिटेल में बताता हूँ कि क्या खर्चा आया, क्या सर्विस कॉस्ट रही, कौन सा मेजर सर्विस हुई हमारी बाइक में अभी तक 50,000 किलोमीटर में, और अपनी एवरेज क्या है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस सबसे मेन सवाल रहता है आपका कि आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ में आपने क्या क्या करवाया है और कितने कितने हमारी कॉस्ट हुई है उसकी। तो स्टार्ट करते पहले अपने बबल वाइज़र से। तो मेरे को ये बबल वाइज़र समथिंग पड़ा था 650 के आसपास का। अपने ये दोनों इंडिकेटर वाले मिरर पड़े थे अपने को 950 के आसपास के। और अपनी जो ये विंगलेट है वो अपने को समथिंग 150 के आसपास की पड़ी थी। और अपनी दोनों रिंग लाइट अपने को पड़ी थी 350 के आसपास, है ना सूरज भाई? राइट। और अपने एग्जॉस्ट की बात कर ले तो अभी तो अपने को 3000 कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले बैंड पाइप नहीं थी हमारे पास, हमने जुगाड़ से बिठाया था। तो अभी हमने बैंड पाइप तो ओरिजिनल ले लिए। ये हमारा यासीमोरा का है, फर्स्ट कॉपी है, बट ये अभी हम लोग डलाएंगे गाइस शॉर्ट कैन एकरा का ओरिजिनल। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। तो 3000 के आसपास का अपने को ये पड़ा था। और गाइस बस अपने में और एक हज़ार्ड डलाई थी, हज़ार्ड भी 350 के आसपास की मिल गई थी अपने को। तो आफ्टर मार्केट और ये डिज़ाइन कराई थी हमने। तो आफ्टर मार्केट तो इतना ही काम हुआ है अभी तक अपनी RS में। अभी इसकी बात कर लेते हैं हम इंजन की। तो अभी तो अपने को इंजन में कोई मेजर दिक्कत नहीं आई, इसीलिए कोई मेजर अपना इंजन खुला नहीं है। हाँ, एक दो बार मैंने क्लच प्लेट्स बदलाई है, बट क्लच प्लेट्स तो आपके राइड पे होता है कि आप कैसी राइड कर रहे हो। तो क्लच प्लेट का तो उतना कोई इश्यू नहीं था। और अपने ने मेजर सर्विस इसकी कराई थी 50,000 पे, जिसमें अपनी थ्रॉटल बॉडी और A to Z सब क्लीन हुआ था। तो गाइस उसकी मेरे को कॉस्ट पड़ गई थी अपने को 5,500 के अप्रोक्स। तो गाइस इसकी मेजर सर्विस ही इतने में ही होती है, 5,100 उसके आसपास ही होती है। अभी इसके हम लोग टायर की बात कर ले तो आपको मालूम है टायर भी हमने पीछे का अपग्रेड कराया हुआ है, बट आगे का भी कंपनी का नहीं है, आगे भी दूसरा ही डला है, बट वो 100 सेक्शन का है। और पीछे तो गाइस अपने 130 सेक्शन डला है, सॉरी 140 सेक्शन। ये देखो देख रहे हो 140 70 17 डला है, क्योंकि गाइस जो स्टॉक आता है 130। तो उसमें गाइस बहुत स्लीप होती है बाइक, उसमें लीन और वो सब में कॉन्फिडेंस नहीं देती, इसीलिए हमने पीछे का टायर अपना ये मॉडिफिकेशन टायर की हो चुकी है। तो अभी भी वो टायर चल ही रहा है मेरा, और अभी चलेगा थोड़ा 10-15,000 खींचेगा। और दूसरी चीज़ हमारे में चेंज हुई है गाइस अपना स्पीडोमीटर, क्योंकि जो पुराना वाला जो स्पीडोमीटर था उसमें आ गया था गाइस पानी, तो पानी की वजह से अपना स्पीडोमीटर चला गया था। अभी तो स्पीडोमीटर चेंज होने के बाद भी हमारी रीडिंग है 14,029, और उस पर रीडिंग कुछ गाइस थी 48 के आसपास, तब अपना स्पीडोमीटर बदला था। तो आप तो कैलकुलेट कर लेना कि कितनी चल चुकी है अपनी RS। और गाइस अप्रोक्स मान लो 55-56 चली है, बट अपना इंजन का जो फीडबैक है वो भी ऐसा ही है जब डे 1 पे था। और पिकअप भी अपना ही ऐसा ही है जो डे 1 पे था। वो गाइस बीच में थोड़ी दिक्कत पिकअप की इसलिए थी क्योंकि क्लच वायर अपना सही से नहीं बिठाया था कंपनी वालों ने। वो आपको मैं सूरज भाई से पूछवाता हूँ कि क्यों वो दिक्कत आई थी। तो सूरज भाई क्यों पिकअप नहीं ले रहे थे, क्लच वायर का क्या दिक्कत थी? उसमें ऐसा हो रहा था पैंथर बाइक कि आपकी बाइक का क्लच इंगेज ही रह रहा था 10% जितना, मतलब आपका बाइक 100% परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा था पहले। वो क्लच वायर उन्होंने डाला था गलत तरीके से, उसमें ज़्यादा टर्न करने की वजह से वो वायर थोड़ा खिंचा रह जाता था। जबकि हम टॉप स्पीड में होते हैं तो हमारा पूरा क्लच डिसएंगेज हो जाना चाहिए और भी सिर्फ क्लच प्लेट इंगेज रहना चाहिए। तो उसकी वजह से कभी कभी टॉप स्पीड में प्रॉब्लम आ सकती है और वाइब्रेशन भी आ सकती है, उससे आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी कोई बाइक में भी ये प्रॉब्लम है तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। और कितने बार इसमें अपने 90 डिग्री टर्न कर सकते हैं क्लच वायर को? इसमें अभी सिर्फ 2 ही बार, एक आगे से और एक बीच में टैंक के बाजू में से बस 90 डिग्री टर्न ले सकते हैं। उसके बाद अगर अपने टर्न लिया तो क्लच वायर अपने को हार्ड पड़ सकता है और इस तरफ भी अपने को हाथ में हार्डनेस आ सकती है, हेड तो उसमें पेन आ सकता है हाथों में। समझ रहे हो? क्योंकि गाइस आपको बताया RS में स्लीपर क्लच नहीं मिलता इसी वजह से। तो और दूसरी बात कर ले गाइस अपन इसकी माइलेज की,
तो अभी हमारे साथ एग्जॉस्ट के साथ हमको भी मिल जाती होगी 28-30 की, बराबर ना सूरज भाई? 30 के आसपास की तो देती होगी। आसपास की तो माइलेज मिलती है 50,000 के बाद भी। और गाइस एग्जॉस्ट के बिना बात कर लो तो आप 35 के आसपास मिल जाती है। 35 से ज़्यादा भी मिल जाती है BS6 है तो, कभी कभी 40 का एवरेज भी दे देती है। गाइस मैंने बहुत सारे व्लॉग में बताया भी है कि मेरे पापा जब ये लेके घूमते थे तो सूरज भाई भी अपने बिलीव नहीं कर रहे थे, बट 55 की एवरेज पापा ने इससे निकाली है। तो गाइस अपने हाथ में तो उतनी रहती नहीं, क्योंकि आपको मालूम है हम लोग हाइपर राइड करते तो 100 के ऊपर ही रहती है। और गाइस हम लोग सोच रहे कि वो वाली जैसी है उसको इसको भी ऐसी करा दे, बट सूरज भाई बोल रहे कि स्टेज 2 ट्यून कराओ। तो सूरज भाई आप मुझे रीज़न बताओ कि स्टेज 1 ट्यून क्यों नहीं और स्टेज 2 ट्यून ही क्यों कराया? क्योंकि BS4 और BS6 पे ऐसे तो ज़्यादा कोई अंतर था नहीं, पर उसकी वजह से जो अपना था टायर का और चेन का हमने करके अपग्रेड करके टॉप स्पीड तो उसकी बढ़ा ही दी है। पर स्टेज 1 जैसे मेरी बाइक है तो स्टेज 1 दूसरी बाइक कराने का कोई प्रॉफिट या कुछ है ही नहीं। उससे अच्छा स्टेज 2 कराएंगे तो अपने को परफॉर्मेंस का पता भी चलेगा। अगर उससे मेरे को अपग्रेड लगता है तो मैं अपनी गाड़ी भी स्टेज 2 ट्यून कर सकता हूँ। तो गाइस ये रीज़न है कि सूरज भाई ने बोला कि स्टेज 2 ट्यून करानी है। तो देखते हैं गाइस, उसमें भी अप्रोक्स हमारा खर्चा सूरज भाई 20,000 के आसपास तो होगा, पावर ट्रॉनिक और वो सब हो गया 25,000 तक हो जाएगा सब कुछ मिलाकर, क्योंकि उसमें वायरिंग भी थोड़ा चेंज होता है पावर ट्रॉनिक लगने के बाद, तो उसको भी रीमैप करना पड़ेगा। तो गाइस ये तो हम नहीं रिवील करेंगे कि इसको कराने के लिए कहाँ ले जाएंगे, वो सूरज भाई की पहचान में। तो गाइस ये वो भी जल्दी करेंगे, वो प्रोजेक्ट भी जल्दी लाएंगे। तो बस गाइस इतना ही था, बाकी तो एज सच मेरे को कोई मेजर दिक्कत नहीं आई इससे। और गाइस इससे मेरे मम्मी पापा भी घूमते हैं, तो चलाने वालाने के मामले में तो आपको पता ही है गाइस कि BS6 है तो बहुत रिफाइंड है गाड़ी, और अपनी सीटिंग पोजीशन भी R15 और उससे एग्रेसिव नहीं है, तो कोई भी चला सकता है। और गाइस पिलियन में भी और मैंने 100 किलोमीटर की राइड कर ही रखी है इस पर, तो गाइस एज सच इतना कोई पेन नहीं होता। और इस बार हमने खाली टॉप एंड के लिए अपने NS 200 का स्टेन स्प्रॉकेट डलाया था, जो काम भी आता है अपने को मिड में और टॉप एंड में। अगर RS होती तो RS का थोड़ा बड़ा स्प्रॉकेट आता है। देखो गाइस ये अपना NS का, ये देखो RS का, देख रहे हो थोड़ा बड़ा स्प्रॉकेट आता है। तो गाइस उसकी वजह से जो अपने शॉर्ट गियर्स है वो शॉर्ट गियर पड़ते हैं, एकदम जल्दी जल्दी लिमिटर पे जाती है। और NS में गाइस थोड़ा गियर लंबा खींचती है, तो ये दोनों डिफरेंस है NS 200 के स्प्रॉकेट में और RS 200 के स्प्रॉकेट में। और गाइस दूसरा तो ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ब्रेक में भी बाइक एकदम सॉलिड है, ख़तरनाक बस। तो और गाइस मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ FI की प्रॉब्लम आई थी मेरे को फ्यूल पंप की, जब स्टार्टिंग में नहीं थी, वो मेरी वजह से ही आई थी, क्योंकि गाइस इसमें 2 to 3 लीटर अपने को रखना पड़ता है फ्यूल, हमने रखा नहीं था। वो वारंटी में चेंज हो गया था, उसका भी बिल गाइस आपको बता देता हूँ 6,500। तो उसके बाद ये फ्यूल पंप डाला है, अभी तो गया नहीं है फ्यूल पंप भी। और गाइस अपनी EBS मोटर वो सब तो परफेक्ट वर्किंग है, कुछ नहीं गाइस। एट दी एंड अगर आप टाइम पे सर्विस कराते रहोगे अपनी बाइक्स की तो वेयर एंड टेयर जैसा है। तो चलो गाइस आज का व्लॉग इधर ही रखते हैं, तो बताना आप कि आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कितना नहीं। तो चलो मिलते हैं अब गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले आप सबको राइड हर राइड से पीस गाइस।